1857 ये साल ये साल सुनते दिमाग में क्या आता है? मंगल पांडे, झांसी की रानी, दिल्ली का घेरा। लेकिन एक सवाल है जो आज भी मतलब इतिहासकारों को उलझाता है कि ये आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों की बगावत थी, जैसा अंग्रेजों ने कहा, या ये भारत की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई थी? हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस एक घटना की कई अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। अंग्रेज कुछ कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवादी कुछ और आज के इतिहासकार इन सबको मिलाकर एक नई तस्वीर बनाते हैं। आज की हमारी पड़ताल का मकसद इसी पहेली को सुलझाना है। एक घटना, इतने सारे नाम, सिपाही विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम। चलिए सबूतों की परतें खोलना शुरू करते हैं। और ये पहेली इसलिए भी इतनी उलझी हुई है क्योंकि विद्रोहियों ने खुद अपने पीछे ज्यादा सबूत नहीं छोड़े। सोचिए, वो एक ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे, तो जाहिर है कि उन्होंने अपनी योजनाएं या बातें कहीं लिखी नहीं, पकड़े जाने का डर था। इसलिए जो कुछ भी हमें पता है वो या तो अंग्रेजों के दस्तावेजों से है या बाद में लिखी गई यादों से। और यहीं से अलग-अलग व्याख्याओं का खेल शुरू होता है तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो दुनिया को सबसे पहले सुनाई गई। कि ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। हाँ बिल्कुल, ये अंग्रेजों का ऑफिशियल नैरेटिव था, है ना? बिल्कुल, ये उनका सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क था। जॉन लॉरेंस जैसे बड़े अंग्रेज अधिकारियों का कहना था कि ये सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों की वजह से भड़का एक फौजी गुस्सा था। उनका मानना था कि आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस शांति से अपना काम कर रही थी। इससे सिर्फ एक मिलिट्री म्यूटिनी आने के पीछे उनका एक बड़ा मकसद था। अच्छा, क्या मकसद? देखिए, अगर ये सिर्फ सेना का विद्रोह है तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश राज से आम जनता खुश है। ये पूरी दुनिया को दिखाने का एक तरीका था कि देखो, हमारी हुकूमत कितनी अच्छी है, सिर्फ कुछ सैनिक बहक गए हैं। इससे विद्रोह की जो गंभीरता है वो बहुत कम हो जाती है। ये तो समझ आता है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि कुछ भारतीय विचारक भी शुरुआत में इसी बात से सहमत थे। जैसे सर सैयद अहमद खान, वो तो उस वक्त अंग्रेजी सरकार में एक बड़े ओहदे पर थे। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में इसे सैनिक विद्रोह ही माना। उनके जैसे कुछ और भी भारतीय थे जो मानते थे कि आम लोगों का इससे जुड़ाव नहीं था। शायद वो उस वक्त की तबाही देखकर ये नतीजा निकाल रहे थे, या फिर उन्हें लगता था कि विद्रोह का तरीका गलत था। लेकिन इस सैनिक विद्रोह वाले तर्क में एक बड़ा झोल है। और वो क्या है? अगर ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह होता तो बंगाल आर्मी के सभी भारतीय सैनिक इसमें शामिल हो जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ी संख्या में सिख और गोरखा सैनिक तो अंग्रेजों की तरफ से विद्रोह को कुचलने के लिए लड़े। तो ये पूरी भारतीय सेना का विद्रोह तो बिल्कुल नहीं था। मतलब ये सिर्फ भारतीय बनाम अंग्रेज की सीधी लड़ाई नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ मामला था। एकदम सही, जहां वफादारियां बटी हुई थीं। और फिर चार्ल्स रेक्स जैसे विद्वानों ने भी लिखा कि भले ही चिंगारी सैनिकों ने लगाई हो, लेकिन अवध जैसे इलाकों में ये आग मतलब जंगल की आग की तरह फैली। देखते देखते आम किसान, जमींदार सब इसमें कूद पड़े। तो सवाल ये उठता है कि एक सैनिक कार्रवाई कब एक जन आंदोलन बन जाती है? वो लकीर कहाँ खींचेंगे आप? तो एक तरफ अंग्रेज कह रहे थे कि ये बस सिपाहियों का काम है, लेकिन मजे की बात यह है कि उनके अपने ही खेमे में इस बात पर पूरी एकता नहीं थी। कुछ ब्रिटिश आवाजें तो कुछ ऐसा कह रही थी जो आज सुनकर भी हैरानी होती है। हाँ, उन विचारों से उस समय की ब्रिटिश मानसिकता का भी पता चलता है। वो सिर्फ घटना का विश्लेषण नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने गहरे डर और अपनी धारणाओं को भी सामने रख रहे थे। जैसे कुछ ने इसे एक धार्मिक रंग भी दिया। एलियार रीज ने कहा कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। कुछ ने तो इसे पूरी तरह से एक नस्ली लड़ाई बना दिया। जैसे सर JKE का कहना था कि ये श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष है। और TR होम्स ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा। हाँ, इन शब्दों को सुनिए, धर्मांध, काले लोग, बर्बरता। ये साफ दिखाता है कि वो विद्रोहियों को इंसान से कम समझ रहे थे। वो अपनी सभ्य हुकूमत पर उठे इस सवाल से बौखलाए हुए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन्हें वो गवार और पिछड़ा समझते हैं वो उन्हें इतनी बड़ी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इसी शोर के बीच इंग्लैंड की संसद में एक ऐसी आवाज उठी जिसने सबको चौंका दिया, और वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। आप बेंजामिन डिज़रेली की बात कर रही हैं? हाँ, ये उस समय की सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक है। डिज़रायली,
जो उस समय विपक्ष के नेता थे और बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने, हाँ। उन्होंने जुलाई 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर कहा, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, न कि सिपाही विद्रोह। एक अंग्रेज संसद में खड़े होकर इसे राष्ट्रीय विद्रोह कह रहा है, इसके तो बहुत गहरे मायने होंगे। बहुत गहरे। इसका मतलब था कि कम से कम कुछ लोग ब्रिटेन में ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ कारतूसों का मामला नहीं है, ये अंग्रेजों की नीतियों, उनके कब्जे और उनके राज करने के तरीके के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा है जो पूरे राष्ट्र में फैल सकता है। डिज़रायली की इस बात ने अंग्रेजों के उस आरामदायक नैरेटिव को तोड़ दिया कि सब कुछ ठीक है। तो ये तो थी अंग्रेजों की कहानी जिसमें वो खुद भी बटे हुए थे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या था? भारत के लोग इसे कैसे देख रहे थे? यहीं से स्वतंत्रता संग्राम वाली बात सामने आती है ना? हाँ। और इस विचार को सबसे ताकतवर तरीके से पेश किया विनायक दामोदर सावरकर ने। 1909 में आई उनकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ने इस घटना की पूरी परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने इसे सिर्फ विद्रोह नहीं बल्कि भारत का सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये एक क्रांतिकारी विचार था। सुनियोजित मतलब प्लान्ड? क्या सावरकर का मानना था कि ये अचानक भड़का गुस्सा नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना थी? जी हाँ, उनका तर्क था कि कमल के फूल और चपातियों के जरिए पूरे उत्तर भारत में क्रांति का संदेश फैलाया गया था। ये एक संगठित कोशिश थी अंग्रेजों को बाहर निकालने की। इस एक किताब ने 1857 की याद को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बना दिया। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी इससे बहुत प्रेरित थे। लेकिन क्या सभी भारतीय इतिहासकार सावरकर की इस बात से सहमत थे? नहीं, यहीं से असली बहस शुरू होती है। आजादी के बाद भारत सरकार चाहती थी कि 1857 का एक ऑफिशियल इतिहास लिखा जाए। ये काम पहले दिया गया मशहूर इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार को, आरसी मजूमदार। लेकिन सरकार से उनकी अनबन हो गई और फिर ये काम मिला डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन को, एसएन सेन। कमाल है, मतलब सरकार ने दो इतिहासकारों को एक ही काम दिया और वो दोनों इतने अलग नतीजों पर पहुंचे। जरूर कोई बड़ी बहस हुई होगी। बहुत बड़ी। डॉक्टर सेन ने अपनी किताब 1857 में एक बहुत संतुलित बात कही। उन्होंने कहा, जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। मतलब शुरुआत भले ही धार्मिक कारणों यानी कारतूसों से हुई हो, लेकिन लड़ते लड़ते विद्रोहियों का मकसद अंग्रेजों को भारत से निकालना बन गया। एक मिनट, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। डॉक्टर सेन कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम पर खत्म हुआ, लेकिन वो इसे राष्ट्रीय नहीं मान रहे। आजादी की लड़ाई और राष्ट्रीय लड़ाई में क्या फर्क है उनके लिए? बहुत अच्छा सवाल है। सेन का तर्क था कि वो इसे राष्ट्रीय इसलिए नहीं कह पा रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से उस वक्त हम सब भारतीय हैं वाली सोच वो अभी ठीक से पैदा ही नहीं हुई थी। वो बस अपनी शुरुआती शक्ल ले रही थी। बंगाल का आदमी मद्रास के आदमी के लिए उतना नहीं सोचता था। लोगों की वफादारी अपने राजा, अपने इलाके या अपने धर्म के प्रति ज्यादा थी, पूरे भारत राष्ट्र के प्रति नहीं। और डॉक्टर मजूमदार वो तो सेन की बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्होंने तो एक ऐसा बयान दिया जो आज तक दोहराया जाता है। हाँ, डॉक्टर मजूमदार ने अपनी किताब अलग से छापी और उसमें अपना वो मशहूर फैसला सुनाया। ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, नहीं राष्ट्रीय तथा नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। वाह, एक ही वाक्य में तीन बड़े दावे। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। न तो प्रथम मतलब ये पहली लड़ाई नहीं थी। मजूमदार का कहना था कि 1857 से पहले भी कई बड़े विद्रोह हो चुके थे, जैसे 1806 का वेल्लोर विद्रोह या सन्यासी और कोल विद्रोह। तो इसे प्रथम कहना इतिहास को नजरअंदाज करना है। ठीक है, और नहीं राष्ट्रीय, इसका आधार क्या था? उनका तर्क था कि ये पूरे भारत में फैला ही नहीं। दक्षिण भारत लगभग पूरी तरह शांत रहा। पंजाब और बंगाल का एक बड़ा हिस्सा भी इससे अलग रहा। ज्यादातर लड़ाई उत्तर भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित थी। तो जिस लड़ाई में देश का एक बड़ा हिस्सा शामिल ही न हो, उसे राष्ट्रीय कैसे कह सकते हैं? और उनका सबसे विवादास्पद दावा नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा क्यों? मजूमदार का मानना था कि लड़ने वाले हर नेता का अपना अलग मकसद था। नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, झांसी की रानी अपने राज्य के लिए, अवध की बेगम अपने नवाब के लिए। इन सब का मकसद अंग्रेजों को हटाकर अपने पुराने राज को वापस लाना था, न कि एक आधुनिक एकजुट भारत की स्थापना करना। उनके मुताबिक ये सामंती ताकतों की अपनी सत्ता बचाने की आखिरी लड़ाई थी।
लेकिन मजूमदार की एक बात तो कमाल की है। उन्होंने जूलियस सीजर का उदाहरण देते हुए कहा कि जीवित सीजर के मुकाबले मरा हुआ सीजर ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। मतलब वो कह रहे हैं कि 1857 अपनी जीत में नहीं बल्कि अपनी हार में ज्यादा कामयाब हुआ। ये तो सुनने में उल्टा लगता है। बिल्कुल, यही इस तर्क की खूबसूरती है। विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन उसकी कहानी, उसकी चिंगारी, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की वीरता के किस्से, वो अंग्रेजों के लिए एक हमेशा का सिरदर्द बन गए। विद्रोह के जो आइडिया था वो असल विद्रोह से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। इसने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि अंग्रेजों को चुनौती दी जा सकती है। इन इतिहासकारों की बहस तो ठीक है, पर क्या हम ये जानते हैं कि विद्रोही खुद क्या सोच रहे थे? उनके अपने दस्तावेज क्या कहते हैं? जो थोड़े बहुत दस्तावेज बचे हैं वो बहुत कुछ साफ करते हैं। जैसे दिल्ली से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 25 अगस्त 1857 को एक घोषणा पत्र जारी किया। उसमें साफ साफ लिखा था, ये सबको मालूम है कि इस जमाने में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, सभी इन काफिर और धोखेबाज अंग्रेजों के जुल्म से तबाह हो रहे हैं। मतलब साफ साफ कहा गया था कि दोस्तों, चाहे आप हिंदू या मुसलमान, ये अंग्रेज हम सबको बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ धर्म की नहीं बल्कि एक कॉमन दुश्मन की बात हो रही थी। बिल्कुल। इसी तरह नाना साहेब और अवध के नवाब बिरजिस कादिर ने भी घोषणाएं जारी की। इन सभी में जमींदारों, व्यापारियों, कारीगरों, पंडितों, मौलवियों, समाज के हर तबके से अपील की गई थी। इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था। राजघरानों से लेकर आम आदमी तक सब अंग्रेजी राज से परेशान थे और इसे एक बड़ी लड़ाई के तौर पर देख रहे थे। तो हम कहाँ पहुंचे? हमने देखा कि ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था। हमने ये भी देखा कि इसे पूरी तरह राष्ट्रीय कहने में भी कुछ समस्याएं हैं। तो इतने सारे अलग अलग विचारों के बीच आज के इतिहासकार इसे कैसे देखते हैं? कोई सर्वमान्य निष्कर्ष है? आज के दौर के ज्यादातर इतिहासकार जैसे डॉक्टर बिपिन चंद्र एक बहुत ही दिलचस्प और संतुलित निष्कर्ष देते हैं। वो कहते हैं कि 1857 का विद्रोह विदेशी सत्ता को पुराने ढंग से हटाने की आखिरी बड़ी लड़ाई थी। पुराने ढंग से हटाने की आखिरी लड़ाई? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये लड़ाई पारंपरिक ताकतों ने अपने पारंपरिक तरीकों से लड़ी। इसका नेतृत्व राजा, नवाब और जमींदार कर रहे थे और उनका मकसद भी पुराना सामंती ढांचा वापस लाना था। ये कोई आधुनिक विचारों जैसे लोकतंत्र या राष्ट्रवाद पर आधारित आंदोलन नहीं था। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी हार थी। इस हार ने भारत के नए पढ़े लिखे वर्ग को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। और वो सबक क्या था? वो समझ गए कि ब्रिटिश हुकूमत कोई पुराना राजा महाराजा नहीं है जिसे कुछ लड़ाइयां जीतकर हटाया जा सके। ये एक आधुनिक संगठित औद्योगिक ताकत है और ऐसी ताकत से लड़ने के लिए हथियार भी आधुनिक चाहिए, जैसे राजनीतिक पार्टियां, अखबार, जन जागरूकता और एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन। इस लिहाज से 1857 की हार ने भविष्य में होने वाले आज़ादी के आंदोलन की नींव रखी। उसने सिखाया कि लड़ना कैसे नहीं है और एक नई तरह की लड़ाई की जरूरत को जन्म दिया। तो मतलब 1857 की घटना की कोई एक परिभाषा है ही नहीं। ये एक ही समय में कई चीजें थी। ये एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुई, कुछ इलाकों में ये एक जन आंदोलन बन गई और अपनी हार के बाद ये भविष्य के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। हर दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई छिपी है। बिल्कुल। इतिहास अक्सर किसी एक खाने में फिट नहीं होता। वो एक जटिल हकीकत होता है जिसकी कई परतें होती हैं और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। डॉक्टर बिपिन चंद्र के विश्लेषण को ही आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, अगर 1857 का विद्रोह सफल हो जाता और अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते तो उसके बाद का भारत कैसा दिखता? क्या नाना साहब, बहादुर शाह जफर और झांसी की रानी मिलके एक आधुनिक एकजुट राष्ट्र बना पाते? या फिर भारत वापस छोटे छोटे रजवाड़ों और सामंती शक्तियों के बीच बंट जाता जो शायद आपस में ही लड़ते रहते?